हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने ये वीडियो मैं बहुत ही लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियो डाला करूँगी। कल ही मैंने एनटीए यूजीसी नेट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, वो पढ़ा। उसमें जो लास्ट ये जून का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था ना, उसकी उन्होंने नई डेट दी है। अब हमारा ये एग्ज़ाम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगा। जो जून यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत दुख हुआ होगा, मतलब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनका पेपर अच्छा गया था और वो पेपर कैंसिल हो गया। मुझे पता है दोस्तों कि हम पेपर को बहुत ही ज़्यादा बर्डन या फिर मतलब 5-6 महीने पढ़ के जब हम किसी पेपर को देखते हैं और फिर हमें पता लगता है कि वो कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना दुख होता है। मैं आपका ये दर्द समझ सकती हूँ। बट अगर सपोज़ करो ये पेपर कैंसिल नहीं होता तो क्या होता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी होती है ना वो अच्छे के लिए होती है। अब ये इतना हाई लेवल का लीक हो रखा था पेपर कि बच्चों के मतलब रैंडमली इतने लोगों के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता तो यहाँ क्या होता। जो बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी की हुई है वो बच्चे रह जाते, और जो बिल्कुल नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है वो बच्चे क्या है एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो इनजस्टिस होता ना। बट देखो, नेचर हर चीज़ को देखती है, ठीक है। अब पता था कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट क्रैक करेंगे, तो ये पेपर क्या है कैंसिल हो गया। और मेरा तो ये पर्सनल यही मानना है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये जो पेपर कैंसिल हुआ है ना, ये भी क्या है कि हमारे लिए ही कैंसिल हुआ है। हमें क्या करना है, अब हताश नहीं होना है, ठीक है। हमें हमारी तैयारी दोबारा से उतनी ही पीक लेवल की रखनी है जैसे आप लोगों ने पहले मेहनत की है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो वो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लेके आएगी, ठीक है। बिल्कुल हताश होके पेपर की तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है। और इसमें जो ये कैंसिल हुआ है, इसमें अच्छी चीज़ देखो कि शुक्र है भगवान का कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है। यकीन मानो ये पेपर आप लोगों का क्रैक होने वाला है। भगवान ने आप लोगों को थोड़ा सा बोनस टाइम दिया है ताकि थोड़ी सी जो कमी रहती है, हो सकता है आप लोगों की थोड़ी मोटी कहीं ना कहीं कमी रही हो। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं उन बच्चों को तो पूरी कमर कस लेनी है, ठीक है। वो पूरी कसर निकालनी है जो ये बोनस टाइम मिला है। जितनी कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस करो। अब आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही ज़्यादा चीज़ें निखरती जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ लिया, 4-5 मंथ से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग। मैं ये पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ जो सीरियसली यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब जो आपको ये बोनस पॉइंट मिला ना, मेरे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इसकी जितनी हो सके ना प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लगा के देखो, और जहाँ भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सोना तप तप के निखरता है, ठीक है। अब दिन रात एक कर दो और यकीन मानो अगस्त और सितंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ आपके कदमों में होगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सीमा है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। 3 बार मेरा नेट क्वालिफाई है और 1 बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है, और मैं इस टाइम पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ मेन टॉपिक्स करवाऊँ। आई होप अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये सीरीज़ क्या है कंटिन्यू करूँगी। देखो, अभी जो पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, ये मेरे को टेलीग्राम किसी ग्रुप में ये पेपर मिला है और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। वो क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में ही मेंशन नहीं होते। हमें ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे कंसेप्ट का बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। और यकीन मानो जो 100% जो सिलेबस है ना वो कभी भी कवर ना तो होता है, ना ही आज तक जिसने नेट जेआरएफ किया है उसने किया है, ठीक है। और ना ही कोई भी बच्चा पूरा सिलेबस करने की कोशिश करे, ठीक है। कुछ एक मेन टॉपिक्स हैं हर यूनिट में, अगर आप उनको भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है, तो आपका यकीन मानो ईजिली नेट जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। हर स्टूडेंट की क्या, हर
टाइप के इंसान की एक बेसिक नेचर होता है कि जो हमारे पास होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जो हमारे पास नहीं है ना उसको हर टाइम अपने कॉन्शियसनेस में रिकॉल रखते हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट के साथ भी है, जो चीज़ उनको आती है उनको उनका वो नहीं है कि हाँ ये मेरे को आता है और मैं इसके बेस पे चीज़ें कर लूँगा। उनको जो नहीं आती है, जो कंसेप्ट उन्होंने सुने नहीं है, उनकी चिंता ज़्यादा रहती है कि हे राम ये क्या, कौन सा कंसेप्ट आ गया, हमने तो किसी भी यूनिट में किसी भी थ्योरी में इस चीज़ के बारे में सुना तक नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मतलब जब से नेट शुरू हुआ तब से ही आ रहे हैं, और हमें ऐसे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो मेन सिलेबस यूजीसी नेट ने दिया हुआ है उसका 70-80% सिलेबस ही करना है। उसके बाद का जो बचता सिलेबस है वो करने का ही नहीं है, ठीक है। ना उसमें से कभी क्वेश्चन आता है, ना कभी पूछा गया है। और फॉर एग्जांपल एक आधा क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप उनको 1 साल भी लगा दोगे ना तब भी वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। कुछ एक टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई करो जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं या आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बन पाया है, उनको छोड़ दो, उनका बर्डन लेना ही छोड़ दो कि इसमें से एक माइंड में रखो जो टॉपिक मैंने छोड़ा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको उसमें से क्वेश्चन दिख भी जाता है ना तो आपको उस पर बिल्कुल भी एग्ज़ाम में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने माइंड को यही इंस्ट्रक्शन देनी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना बस क्वेश्चन उसी में से आएगा। उसको दिल जान से बिल्कुल 100% तैयार कर लो। अगर आपने उसको 100% तैयार कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका यूजीसी नेट JRF कोई भी नहीं रोक सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को करने चाहिए उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, और कैसे आपको पढ़ना है टॉपिक्स को, ठीक है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मतलब ये दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि मतलब अभी जो मैं बता रही हूँ कि हमने तो उस तरीके से नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपने जिस भी तरीके से पढ़ा है अब तो आपको उसी तरीके से पढ़े हुए के साथ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आज आपको इस वीडियो में एक छोटी सी थ्योरी करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था हमारे साइकोलॉजी के पेपर में कि मिल्ड्रेड बी पार्टन आइडेंटिफाई 6 पैटर्न ऑफ अर्ली प्ले, ठीक है। ये एक लेडी थी, एक सोशोलॉजिस्ट थी, इन्होंने 1929 में अपनी थीसिस सबमिट करवाई। उसमें उन्होंने 6 टाइप ऑफ अर्ली प्ले आइडेंटिफाई करके बताए कि हर बच्चा जन्म से लेकर 6 साल तक इन स्टेजेस के थ्रू, इन प्ले की स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चों का तो दिमाग ख़राब हो गया होगा कि हाय रब्बा ये किस यूनिट में से आ गया, हमने तो कभी नहीं देखा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में ऐसे हज़ारों कंसेप्ट हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जो हम डेली बुक्स पढ़ते हैं उसमें नहीं आए होंगे, तो हमें घबराना नहीं है। कई बार तो हम क्वेश्चन है जो हमारी जर्नल, जो हमारी नॉलेज है अब तक की जितना पढ़ के हमारी डेवलप हुई है उनके थ्रू ही हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसमें तो सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो आप तुक्का भी बहुत अच्छे से मार सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं आज आपको करवाऊंगी। ये थ्योरी करवाने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे, ठीक है। चलो हम एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्होंने 6 स्टेजेस बताई, ठीक है। फर्स्ट स्टेजेस थी अनऑक्यूपाइड प्ले, ठीक है। अनऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाई होता है कोई चीज़ किसी के साथ जुड़ी हो या कोई चीज़ किसी के साथ मतलब भरी हो, मतलब फुल, ठीक है। अनऑक्यूपाइड खाली, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बर्थ से लेकर 3 मंथ का बच्चा, ठीक है, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से वो प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज बताई कि अनऑक्यूपाइड प्ले, कि वो किसी के साथ नहीं खेल रहा है, किसी के साथ जुड़ के नहीं खेल रहा, वो मतलब अकेला ही अपनी खुद की एक्टिविटी के साथ इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट में क्या है प्ले कर रहा है, ठीक है। वो किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। अब 3 मंथ का बच्चा तो कैसी ही एक्टिविटी में एंगेज होएगा, आप खुद ही मतलब इमेजिन करके देखो। और जिनके घर में बच्चे हैं तो वो देखना कि 3 मंथ तक बच्चा क्या करता है, बस उसको बेड पे लेटाए रखो, वो अपने आप हाथ पैर में रहेगा और इंजॉय करता रहेगा, खेलता रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेज बताई कि अनऑक्यूपाइड 0 से 3 मंथ तक के बच्चे, जैसे कि एग्जांपल दे रखे कि ए बेबी लेइंग ऑन ए प्ले मैट वेविंग देयर आर्म्स एंड लेग्स। एक बच्चे को बेड पे लिटाया हुआ है मैट पे और वो अपने हाथ पैर ऐसे मार रहा है,
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज थी अनऑक्यूपाइड प्ले। देन सेकंड स्टेज है 3 मंथ से 2.5 साल तक के बच्चों की, ठीक है। अब बच्चा 3 मंथ से 2.5 साल के बच्चा है, इसके बीच में सोलेटरी यानी कि इंडिपेंडेंट प्ले। अब 3 से 2.5 साल, 3 मंथ से 2.5 साल तक का बच्चा, इस स्टेज में क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली खेला। सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट खेल रहा, खुद से खेल रहा, उसे दूसरों के इंगेजमेंट की या दूसरों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पे बच्चा खुद ही अकेला ही खेलता है, खुद की एक्टिविटी पे फोकस करता है। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। सोलेटरी इंडिपेंडेंट प्ले में क्या है, वो अकेले ही खेलना पसंद करता है, ठीक है। प्लेइंग अलोन एंड फोकसिंग ऑन देयर ओन एक्टिविटी, वो खुद की एक्टिविटी पे ही फोकस करता है। जैसे कि जो टोडलर होते हैं, ठीक है, उनको क्या, हम 3 मंथ के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, जब वो थोड़ा थोड़ा ना बैठना सीख जाते हैं, ठीक है, क्रोल करके चलना सीखते हैं, तो क्या है, वो बच्चे को उसको फर्श पे छोड़ दो, वो अपने आप ही खेलता रहेगा, उसे किसी दूसरे बच्चे की, दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने सेकंड स्टेज बताई कि बच्चा इंडिपेंडेंटली प्ले करता है, उसे किसी दूसरे की इंट्रैक्शन की या दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती है प्ले करने के लिए। तो थर्ड स्टेज बताई इन्होंने ऑन लुकर प्ले, ठीक है। लुक मतलब देखना। अब क्या है वो, ठीक है, खेलना सीखेगा, इंटरेक्ट करना कैसे सीखेगा, दूसरों को देख कर, ठीक है। अभी भी वो दूसरों के साथ एंगेज नहीं हो रहा, उनके साथ खेल नहीं रहा दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। सिर्फ दूर से उनको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें वो दूसरे बच्चों को क्या है, वॉच करता है प्ले करता हुआ, लेकिन खुद उनको ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। और इसकी एज है 2.5 से 3.5 साल तक। देखो ये ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता है कि इसकी एज रेंज क्या है, ठीक है। हमें क्या था कि सिर्फ हमें सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चा है जो कोई सैंड बॉक्स, एक मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मिट्टी से भरा हुआ एक क्या है, बॉक्स है, और वो दूर से खड़ा हुआ बच्चा दूसरे बच्चों को देख रहा है कि वो बच्चे उस मिट्टी से कुछ खिलौने बना रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ वो दूर से देख रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज है पैरेलल प्ले, ठीक है। पैरेलल मतलब साथ साथ। अब क्या है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा, ठीक है। प्लेइंग साइड बाय साइड विद सिमिलर टॉयज एंड एक्टिविटी विदाउट डायरेक्ट इंट्रैक्शन, ठीक है। अब वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है किसी से, बट उनके साथ लग के, उनके साथ बैठ के खेल रहा है। जैसे कि ये सैंड बॉक्स मतलब मिट्टी का बॉक्स में कोई बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, अब क्या, पहले तो इस ऑन लुक स्टेज में क्या वो दूर से देख रहा है, लेकिन अब पैरेलल प्ले के स्टेज में क्या करेगा, वो उनके साथ वहाँ पर जाकर उस मिट्टी में वो खुद भी कुछ एक्टिविटी करके देखेगा। उन बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो खुद उनके साथ बैठ के उनके पास जाकर खेल रहा है, ठीक है। और इसकी एज रेंज है 3.5 साल से 4 साल तक। नेक्स्ट स्टेज है एसोसिएटिव प्ले। अब एसोसिएटिव मतलब कि अब वो दूसरे बच्चों के साथ एसोसिएट करेगा, उनसे कम्युनिकेट करेगा, उनसे इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। एंगेजिंग विद ई चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले, अब उन बच्चों से बातचीत भी करेगा, ठीक है। अपने खुद के टॉयज शेयर करेगा, अगर उनके पास टॉयज है तो उनसे खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड में जो बच्चे खेलते हैं, अब जैसे बच्चे को शाम को पार्क्स में लेके जाते हैं, तो वो बच्चे क्या है, दूसरों के साथ अपने टॉयज भी शेयर करते हैं, दूसरे बच्चों के टॉयज के साथ भी खेलते हैं, ठीक है। अब वो क्या आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे क्या है एक्टिविटी सीखते हैं, ठीक है। और इसकी एज है 4 से 4.5 साल तक। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी थ्योरी मिलेगी, सिर्फ आपको जस्ट उनके नाम, उनके सीक्वेंस ही याद करने हैं, उनके डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है कि आप, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक है उसका 60% पढ़ो, 40% आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में एक टॉपिक उठाया उसी PhD करने लग गई, ठीक है। ये एक अच्छी अप्रोच मैं नहीं मानती हूँ किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने की। देन लास्ट स्टेज है कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है। अब कोऑपरेटिव क्या है, साथ में सहयोग कर करके। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे कि जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या है, गुड्डा गुड्डी का गेम खेलते थे, ठीक है, घर घर खेला करते थे, ठीक है। एक एक बच्चा फादर बन जाता था, एक मदर बन जाता था, एक लड़का बन जाता था उनका, और एक उनकी बेटी बन जाती थी। फिर क्या थे कि आपस में चलो तू मामा बन जा, तू मामी बन जा, इस तरीके से क्या है हम खेलते थे। अब क्या है, वो एक्टिवली वर्क करेंगे टुवर्ड ए कॉमन गोल, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे टीवीज देखते हैं कि टीवी शो में है कि चल तू, ठीक है, तू छोटा भीम बन जा, तू कालिया बन जा, ठीक है। वो पूरा जो एक करैक्टर है ना, पूरी एक स्टोरी है, उसको क्या है प्ले करते हैं मिलकर,
ठीक है, आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, अपने रोल को प्ले करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से क्या है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और क्या है अपने गेम को करते हैं, ठीक है। और इसकी एज रेंज है 4.5 से ऊपर के बच्चे जितने भी आगे। देखो यहाँ पर एक सिर्फ हमें इतनी ही करनी है ये थ्योरी, सिर्फ इसके स्टेजेस पूछेंगे और मैक्सिमम एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ ली जाएगी कि ये कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके लिए हम डोंट वरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये स्टेजेस आप आज के बाद नहीं भूलोगे क्योंकि मैंने इसके साथ में क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। देखो सबसे पहला क्या था, अनऑक्यूपाइड प्ले, ठीक है, बच्चा अकेला ही खेल रहा है। फिर है सोलेटरी प्ले, खुद अकेला ही खेलने लग रहा है इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे बच्चे की उसकी जरूरत नहीं है। ओन लुकर, ठीक है, देख रहा है दूसरों को खेलते हुए। देखो ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये दोनों बच्चे इनको क्या है दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पैरेलल प्ले, ठीक है, अब क्या है ये बच्चे भी जाकर यहाँ मतलब कि ये वाला गेम खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट लेकिन इनके साथ इंट्रैक्शन या इनके साथ मिलकर नहीं खेलेंगे इसमें, ठीक है। एसोसिएटिव प्ले, अब बच्चे क्या है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एसोसिएट होकर खेलने लग रहे हैं, ठीक है। फिर है सोशल प्ले, यानी कि कोऑपरेटिव प्ले वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें सोशल प्ले आ जाए। तो इसमें क्या है खुद को दिमाग ख़राब नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है देखो ये रस्साकसी का गेम जो हम खेलते थे, क्या है ये आपस में मिलकर अच्छे से कोऑपरेटिवली क्या है सभी खेल रहे हैं, ठीक। अब हमने मतलब मेन इस थ्योरी के कंसेप्ट सीख लिए हैं, अब हम क्या है इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आंसर दिखा दिया आप लोगों को, आई एम सॉरी। Which type of play involves children playing alone and focusing on their own activity without seeking interaction with other? कि किस टाइप के प्ले में चिल्ड्रन क्या है अकेले खुद ही खेलते हैं और अपनी खुद की एक्टिविटी पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ओन लोकल प्ले। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बेड पे लिटा दो, वो अपने आप ही खेलते रहेंगे, ठीक है। 0 से मतलब कि बर्थ से 3 मंथ तक का इसका पीरियड है। सोलेटरी इंडिपेंडेंट प्ले, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। तो सोलेटरी इंडिपेंडेंट प्ले की करेक्टरिस्टिक देखो, प्लेइंग अलोन एंड फोकसिंग ऑन देयर ओन एक्टिविटी, वो खुद खेलते हैं और खुद की एक्टिविटी पे क्या है फोकस करते हैं। तो देखो ये तो वैसे नहीं होगा अनऑक्यूपाइड, ठीक है, क्योंकि बच्चा 3 मंथ का है, सिर्फ अपने मतलब रैंडम मूवमेंट कर रहा है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है। और फोकस तो क्या ही करेगा मतलब 3 मंथ का बच्चा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। पैरेलल में क्या है कि वो दूसरे बच्चों के साथ एंगेज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है पैरेलल में अपनी खुद की एक्टिविटी से अलावा दूसरों की एक्टिविटी पर भी उसका फोकस है। कोऑपरेटिव तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज मिलड्रेड पैटर्न स्टेज ऑफ अनऑक्यूपाइड प्ले टिपिकली अकर। तो यहाँ पर अनऑक्यूपाइड प्ले जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड पूछा गया, तो आप लोगों को तो आता ही होएगा क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ ली है थ्योरी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है 0 से 3 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज इज क्लासिफाइड एज सोशल प्ले, ठीक है। अब देखो अभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब हमने तो इस टाइप से ये थ्योरी में कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, कि हम इन स्टेजेस को भी क्लासीफाई करें कि ये कौन सी स्टेज कैटेगरी में आएंगे। अब ज़रा थोड़ा ध्यान से देखो, 6 स्टेज पढ़ी है हमने, ठीक है। अब कौन सी स्टेज में बच्चे सिर्फ खुद तक ही सीमित हैं और कितनी स्टेजेस में बच्चों दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या मतलब कि दूसरे इन्वॉल्व हैं उस स्टेजेस में। फर्स्ट में खुद ही खेल रहा है, कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड में भी खुद ही खेल रहा है, कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड ऑन लुकर दूर से देख रहा है, ठीक है, देख रहा है बट उनसे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन 3 जो फर्स्ट स्टेज है उनमें सोशल पार्ट कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा पर्सन क्या है इन्वॉल्व नहीं है। बट पैरेलल में उनके साथ जाके खेल रहा है, एसोसिएटिव में उनके साथ खेल रहा है, कोऑपरेटिव में उनके साथ कोऑपरेशन के साथ कोई गेम कोई गोल को अचीव करने के लिए खेल रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट की जो ये 3 स्टेजेस है ना उनमें क्या है कोई ना कोई अदर पर्सन क्या है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही पूछना चाह रहा है कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी है जो आपको एज ए सोशल प्ले
देखो हमने इस पिक्चर में पढ़ा था जैसे कि सोशल प्ले, इसका दूसरा नाम पूछ रखा है। और अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कि आप इन स्टेजेस में से कौन सी सोशल स्टेजेस में आएंगी और कौन सी नॉन सोशल स्टेजेस में आएंगी, जो पहली 3 हैं वो नॉन सोशल स्टेजेस में आएंगी, क्योंकि इसमें सोशल पार्ट या कोई और बंदा क्या है इन्वॉल्व नहीं है। और जो लास्ट किया तीनों में क्या है, ये आएंगी सोशल स्टेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका ही अलग नाम पूछा गया कि सोशल प्ले जो स्टेज है उसका क्या मतलब किस में हम उसको रखेंगे। देखो ये क्या है, एसोसिएटिव प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन प्ले साइड बाय साइड विद सिमिलर टॉय एंड एक्टिविटी बट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें ये पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा साइड बाय साइड क्या है दूसरों के साथ खेलता है, दूसरों के खिलौनों के साथ खेलता है, उनके साथ एक्टिविटी देख देख के करता है, बट उनके साथ क्या है सीधा डायरेक्ट इंट्रैक्शन या कम्युनिकेशन नहीं करता है। कोऑपरेटिव में तो करता है, हमने पढ़ा था कि घर घर जो खेल होता है उन लोग दूसरों को देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, उनके साथ बिल्कुल खेल नहीं रहा है, ना उनके टॉयज को टच कर रहा है, ना उनके टॉयज के साथ खेल रहा है, पैरेलल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होएगा पैरेलल प्ले। ठीक है, इसमें क्या है बच्चा साइड बाय साइड पैरेलली खेल रहा है उनके टॉयज के साथ, अपने टॉयज शेयर कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, बट उनके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which stage involve children actively working toward a common goal with organized rule and regulation। ऐसे कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा एक्टिवली एक कॉमन गोल के लिए एक ऑर्गेनाइज रूल बनाकर क्या है आपस में क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जो कोऑपरेटिव प्ले है, जैसे कि कोई घर घर खेलते हैं या किसी सीरियल का प्ले करने लगे, हर बंदा क्या है एक सेट ऑफ मतलब रूल होता है कि तू माँ बनेगा, तू फादर बनेगा, तू बेटा बनेगा, तू बेटी बनेगी। ठीक है, उनको फॉलो करते हुए क्या है वो कोऑपरेटिवली क्या है प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स असर्शन एंड रीजनिंग का। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या है बिकॉज लगा के देख लो। ठीक है, कि जो फर्स्ट जो उन्होंने असर्शन दिया हुआ है और उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है क्या वो उसकी वजह से वो चीज़ घटित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने असर्शन दिया हुआ है अनऑक्यूपाइड प्ले इन्वॉल्व चिल्ड्रन ऑब्जर्विंग देयर सराउंडिंग एंड मेकिंग रैंडम मूवमेंट विदाउट क्लियर पर्पज। क्या अनऑक्यूपाइड जो प्ले की जो स्टेज थी ना उसमें क्या करते हैं बच्चे अनऑक्यूपाइड प्ले स्टेज में क्या करते हैं बच्चे की ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि अपने खुद के ही रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं। ठीक है, विदाउट क्लियर पर्पज। ठीक है, पर्पज तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेज में आएगा और जो लास्ट स्टेज थी कोऑपरेटिव। ठीक है, और इसका रीज़न दिया है इन्होंने। ठीक है, तो जैसे बिकॉज लगा लिया करो कि अनऑक्यूपाइड प्ले involve children observing their surrounding and making random movement without clear purpose because unoccupied play is classified as social play। क्या हम इसको सोशल प्ले की स्टेज में रख सकते हैं? सोशल प्ले तो कौन सी थी लास्ट वाली स्टेज, क्या उसमें रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आगे क्या है बिकॉज चिल्ड्रन आर एंगेज विद अदर ड्यूरिंग द स्टे। क्या अनऑक्यूपाइड में दूसरों के बच्चे क्या एंगेज होते हैं दूसरों के साथ? नहीं। तो यहाँ पर असर्शन ठीक है और क्या इसका रीज़न क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग, जो लास्ट वाला जो बिल्कुल स्टेज थी। प्ले रिक्वायर ए हायर लेवल ऑफ सोशल मेच्योरिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। क्या इसमें मतलब कोऑपरेटिव जो प्ले की स्टेज है उसके लिए हायर लेवल की जो सोशल मेच्योरिटी और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए? हाँ, राइट है, चाहिए। बच्चे थोड़े मैच्योर होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी तो वो मतलब देखो खुद ही रूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि तू फादर बनेगा, तू मदर बनेगी। ठीक है, इतने मैच्योर तो हो गए हैं कि वो एक छोटी स्टोरी के मतलब को एक्ट आउट कर सकें। बिकॉज कोऑपरेटिव प्ले इन्वॉल्व चिल्ड्रन प्लेइंग अलोन। देख कोऑपरेटिव ठीक है बट प्ले अलोन। क्या कोऑपरेटिव में अलग अलग खेलते हैं? इसके तो नाम के साथ ही ये चीज़ें क्या कॉन्ट्राडिक्टी शो होने लग रही है कि कोऑपरेशन में तो वो सबके साथ मिलकर खेलेगा, अकेले प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा असर्शन ठीक है, रीजनिंग क्या है गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो जो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। मिल रैग बी पार्टन आइडेंटिफाई 6
टाइप ऑफ अर्ली प्ले रेंजिंग फ्रॉम द लिस्ट टू द मोस्ट सोशल। अरेंज करना है इनको ऑर्डर में, सबसे पहले कौन सी आएगी उसके बाद कौन सी आएगी। सबसे पहले कौन सी थी, अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, ठीक है। देखो इसमें किस में, दो में है, ये हो सकता है ये हो सकता है। उसके बाद क्या था अनऑक्यूपाइड के बाद, सोलेटरी इंडिपेंडेंट प्ले ए, ठीक है। आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो तो वैसे ही पढ़ते ही कट गया, ए तो है ही नहीं है, सबसे पहले तो अनऑक्यूपाइड था, ठीक है, ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ा। देखो कई बार कि हमें टाइम बचाने के लिए ऐसे भी पढ़ना चाहिए, अगर हमारे पास टाइम इनफ है तो कभी भी ऐसे एक या दो ऑप्शन को देखते ही आंसर हमें क्लिक नहीं करना है, ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हो गया ए सोलेटरी इंडिपेंडेंट, और थर्ड क्या था ओन लुकर बिहेवियर, एंड फोर्थ क्या था एसोसिएटिव, सॉरी ये गलत हो गया क्या हमारा, हाँ ये इन्होंने देखो ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है। पहले अनऑक्यूपाइड आएगा, फिर सोलेटरी आएगा, फिर ओन लुकर आएगा, फिर एसोसिएटिव आएगा और फिर पैरेलल आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, ठीक है। पहले ई आना चाहिए था, फिर डी आना चाहिए था, हाँ ठीक है। लास्ट वाली तो स्टेज इन्होंने दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी गलत होती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे पहले दो तीन तो बिल्कुल ओके थे, मिल गए थे। बाद में ये तो उनकी दिक्कत है ना कि उन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत की है या गलत दे रखा है। हमने तीन के बेस पे हमारा क्वेश्चन ठीक कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड होएगा, ठीक है। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो एंटी उनको करेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से 70% क्वेश्चन तो ठीक है, लास्ट में क्या है इनका सीक्वेंस ही इन्होंने खुद ने ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन ना तो ड्रॉप आउट होते हैं, ना ही इनके आपको कोई नंबर मिलेंगे, ना ही ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज करने का कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। जो हाफ जो क्वेश्चन है हमारा, हाफ तो हमने सोल्व कर लिया और इसी के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर आना था, ठीक है। तो हमारी ये थ्योरी होगी कंप्लीट। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस रहा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी और आपको मेजर क्या है टॉपिक करवाऊँगी, ठीक है। और डिटेल में सिलेबस में से क्या क्या करना है और उसमें से भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, ये मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। हमें ऐसे ही कोई भी बुक उठाकर नहीं पढ़नी है रैंडमली, पढ़ने का भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो बुक्स तो सेम ही है लगभग, अब कुछ बच्चे उन बुक्स को पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, इसका रीज़न कभी आप लोगों ने सोचा? उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पढ़ने का तरीका देखेंगे कि हम पहले कैसे पढ़ रहे थे और जिनका यूजीसी नेट जे क्रैक हुआ है तो वो कैसे पढ़ते थे, ठीक है। तो हम ये कंपेयर करके देखेंगे और यकीन मानो अगर आप वो स्टेप फॉलो करके पढ़ते हैं, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, तो नेक्स्ट यूजीसी नेट जे आपके लिए रेडी है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।